गॉस लॉ को स्टार्ट करने से पहले कुछ पुरानी बातें याद कर लो। यश, आप ध्यान से देखिएगा। ये है एक चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर कहीं क्या डेवलप। बेटा आज माइक काम नहीं कर रहा है गूगल पे, तो मैं आगे पीछे मतलब मोबाइल के पास आके बोलूंगा तो प्रॉपर आएगी। चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। जैसे मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, ऐसे ही चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड। बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। मैं बोल तो रहा हूं, मैं बीच बीच में पास आके बोल लूंगा। आज माइक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है माइक में। तो जब चार्ज क्या डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड्स, और अगर यही चार्ज नेगेटिव है तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी इनवर्ड्स। ठीक है, इतना हम सीख चुके हैं। इसके बाद ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद बात आती है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में बेटा 3 नई चीजें आप सीखोगे, तब गॉस लॉ शुरू होगा। उन 3 में से पहली है एरिया वेक्टर। सबसे पहली हेडिंग है एरिया वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर, देखिए। गॉस लॉ में ही आएगा बेटा ये हमारे पास एक पेपर का कटिंग, पेपर का पीस है जिसे हमने वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है।
पेपर पीस जिसे हमने वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है, इस तरह से एक सरफेस है। इस सरफेस पर इस सरफेस पर 90 डिग्री से जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स बनेगा, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। सरफेस पर आउटवर्ड्स 90 डिग्री क्या होता है? एरिया वेक्टर। जैसे ये है सर, कौन सी पोजीशन में रखा है सरफेस? हॉरिजॉन्टल। आउटवर्ड परपेंडिकुलर क्या होगा? एरिया वेक्टर। जैसे ये स्फीयर, इस स्फीयर पर आप जितने भी आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर खींचेंगे, ऑल आर एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है? जैसे ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर, जैसे ये सिलेंडर, एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है, और बाकी सरफेस है। तो इस फेस पर एरिया वेक्टर कहाँ होगा? along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस सरफेस पर एरिया वेक्टर कहाँ होगा? along नेगेटिव एक्स एक्सिस। और बाकी जो सरफेस बचा ये वाला, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इतनी चीज क्लियर है? अंशिका, पूछो बेटा, क्या डाउट है? हाँ, देखिए अंशिका, किसी भी सरफेस पर, जैसे ये एक सरफेस है, पानी की बोतल, इस बोतल पर जितने भी मैं बाहर की साइड एरो बनाऊंगा 90 डिग्री से, यहां नीचे, यहां ऊपर, जितने भी मैं एरो बनाऊंगा, दीज ऑल आर रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर। जितने भी एरो बनाओ आप, दीज ऑल आर एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जैसे ये वाला सरफेस है, तो यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है?
टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, जबकि इस वाले फेस पर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बताई मैंने, मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर में आपको इसकी जरूरत आएगी, एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सरफेस पर आप क्या बनाओगे? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, दैट विल बी एरिया वेक्टर। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद आता है सॉलिड एंगल। अभी तक आपने फिजिक्स में ये नाम नहीं सुना, आपने सुना है एंगल। जो आपने सुना है उसे कहते हैं प्लेन एंगल। पहले प्लेन एंगल की ही बात कर लें। बेटा ये एक सर्किल है, सर्किल याद रखिएगा। ये एक सर्किल है, लाइक दिस। सर्किल में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसे कहते हैं आर्क। आर्क के ये दोनों पॉइंट सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ये हम सबको पता है। हम बात कर रहे हैं आज सॉलिड एंगल। अब ये हमारे पास है एक स्फेयर। बेटा क्या अंतर है सर्किल और स्फेयर में? सर्किल में क्या होगा? 2 डायमेंशनल है, हॉलो होगा। और स्फेयर 3 डायमेंशनल है, सॉलिड होगा। स्फेयर का हम फिलहाल एक एग्जाम्पल मान ले रहे, वाटरमेलन। बेटा इस वाटरमेलन में अगर हमें सेंटर पर एंगल बनाना है तो हमें ए से बी तक, फिर ए से सी और ए से डी, 4 आर्क लगाने होंगे। ये चारों आर्क मिलकर सेंटर पर एक एंगल बनाएंगे। बेटा ये चारों आर्क, ये जो कट कर रहे हैं, ये कट क्या है? सरफेस ए।
सेंटर पर एंगल कौन बना रहा है, आर्क या सरफेस एरिया? आर्क तो बेटा इसमें बन ही नहीं सकता। सोच के देखो, आपने एक नाइफ लिया और ए से बी तक घुमाया, तो क्या सेंटर पे कोई एंगल बन पाएगा? तरबूज में, वाटरमेलन में नहीं बन पाएगा। आपको एटलीस्ट कितने आर्क लगाने होंगे? 4। तो एक सरफेस एरिया कट हो जाएगा। वो सरफेस एरिया सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इतना आपकी समझ में आया? क्या अंतर है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल? हम्म। बेटा, ये क्या था? सर्किल। सर्किल में ये क्या है? आर्क। आर्क जो एंगल बनाता है वो होता है प्लेन एंगल। अब देखना, ये क्या है? बेटा ये है कॉर्नेटो। कॉर्नेटो में ऊपर सर्किल होता है कि सरफेस एरिया होता है? बोलिए। कॉर्नेटो में ऊपर सर्किल होता है या सरफेस एरिया होता है? बोलो भाई, किसने पूछा था? समझ में नहीं आया। अच्छा आशी जी, आप कॉर्नेटो में ऊपर सर्किल खाती हैं? मतलब उसके अंदर कुछ नहीं भरा होता है, खाली सॉफ्टी खाती हैं? अंदर कुछ भर दोगे तो वो क्या है, सरफेस बन गया कि सर्किल है? उस सरफेस ने ही तो सेंटर पे एंगल बनाया। तो क्या इसे आप प्लेन एंगल कहोगे कि सॉलिड एंगल? समझ में आया? तो सरफेस एरिया सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का बेटा फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, सॉलिड एंगल इक्वल सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सॉलिड एंगल इक्वल सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो डी ओमेगा इक्वल सरफेस एरिया को हम लिखेंगे डी। क्या ये लिखेंगे? या डी ए अपॉन आर। डी ए क्यों लिखा? जब पूरा सरफेस लेंगे तब ए आ जाएगा, और जब सरफेस का एक पार्ट लेंगे तब डी ए। तो डी ओमेगा इक्वल डी ए अपॉन आर स्क्वायर। फॉर होल स्फेयर। बेटा पूरे स्फेयर की जब बात करेंगे तो सॉलिड एंगल को लिखेंगे ओमेगा।
सरफेस एरिया होगा 4πr², अपॉन में आएगा r², तो ओमेगा आ जाएगा 4π। तो कंप्लीट सॉलिड एंगल क्या होता है? 4π। यूनिट होती है स्टेरेडियन। इतना आपकी समझ में आया? इसी में रिलेशन विद प्लेन एंगल डी ओमेगा इक्वल होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। मेरी सलाह ये है कि इसे सीधे सीधे याद कर लो, क्योंकि केवल एक डेरिवेशन में इसका यूज है। ओमेगा सॉलिड एंगल और थीटा प्लेन एंगल। कहां पे बेटा? यहां मैंने कहीं भी ओमेगा की वैल्यू नहीं रखी। ये देखिए, जब मैं बात करूंगा पूरे स्फीयर की, तो सरफेस एरिया क्या लोगे? 4πr²। अपॉन में क्या आएगा? r²। r² से r² कैंसिल होगा, ओमेगा हो जाएगा 4π। ठीक है, तो फिलहाल ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना तो सही रहेगा। रिलेशन विथ प्लेन एंगल। दो चीजें हो गई हमारी। क्या क्या? हाउ टू रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर, पहली चीज। दूसरी, सॉलिड एंगल। अब आती है तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ध्यान से देखिए बेटा, ऐसे में बहुत सारी प्लेन पैरेलल लाइंस खींची, तो ये सारी लाइंस मिलकर रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, याद रखना इस चीज को। कहीं भी पैरेलल लाइंस बनी हो एरो के साथ, तो वो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस एक लाइन को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। एक इंडिविजुअल लाइन को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और सब मिलकर जो बनाती हैं उसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई
सरफेस रख दिया जाए, जैसे ये हमने एक पेपर का पीस रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, number of electric lines of force passing through surface, इस सरफेस में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी, that number of electric line of force are called electric flux. So what is electric flux? What is electric flux? Number of electric lines of force passing through a surface are called electric flux. जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, उस कमरे के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मिलकर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आप में से भी पास होंगी क्योंकि आप उस कमरे के अंदर हो। जितनी लाइंस आप में से पास होंगी, that number of lines are called electric flux. बताइए, कोई डाउट? हाँ बेटा, ना 5 होगा ना 6, जितनी उस सरफेस में से पास होंगी, that number of lines are called electric flux. बताइए, कोई डाउट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए है एरिया वेक्टर, इनके बीच में क्या लगा रहेगा? डॉट। तो फाई इक्वल इंटीग्रल ई डॉट डी। दूसरा फॉर्मूला इसी का है, इसको ओपन कर रहे हैं। तो बेटा ए डॉट बी क्या होता था 11th क्लास में? ए बी कॉस थीटा। ए और बी दोनों के वेक्टर हट जाते थे और इनटू में आ जाता था कॉस थीटा। तो ई डॉट डी ए क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, याद रखिएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में बताइए ई और डीए के बीच एंगल कितना होगा? बिल्कुल, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और सरफेस पर आउटवर्ड परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो ई और डीए के बीच में एंगल कितना हुआ? 0। अब बताइएगा, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा आउटवर्ड। अभी अभी सिखाया था, बॉडी पे प्लस का चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटवर्ड। अच्छा, जितने भी आउटवर्ड्स बनाए हैं यही है एरिया वेक्टर। परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स ही क्या होते हैं? एरिया वेक्टर। तो ई और डीए के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अब बताना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा है एक सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के इस फेस पर एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? ये हो गया। तो इस फेस पर ई और डीए के बीच में एंगल 0। बेटा इस फेस पर कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड। अब ई और डीए के बीच में एंगल 180। सरफेस पर परपेंडिकुलर ये हुआ। अब ई और डीए के बीच में एंगल 90 डिग्री। आगे इस चैप्टर में हम जो डेरिवेशंस करेंगे उसमें यही यही काम आएगा। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर हुई, एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है वो समझो। ये एक आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब अकेला है, इसके आसपास और कोई नहीं। ये चार्ज इस तरह से क्या निकालेगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। चार्ज अकेला है, उस चार्ज से क्या निकल रही है सारी
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब अगर मैं कहूं कि इस चार्ज को आप इस कुछ पूछना है बेटा? सभी को नहीं दिख रहा? देखिए, जिसको प्रॉब्लम आ रही हो अपनी स्क्रीन स्क्रीन को थोड़ा सा हिला लीजिए, तो हो सकता है सही हो जाए। अदरवाइज आपके नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी। आपको फिर ऐप में मिलेगी ये पूरी क्लास। चलिए, अगर हम कहें कि इस चार्ज को आप एक स्फीयर के अंदर बंद कर दो, तो ये हो गया एक स्फीयर। इस स्फीयर में ये चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। जब स्फीयर में चार्ज एनक्लोज्ड हो गया, तो इस स्फीयर में से क्या पास होने लगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। स्फीयर में से क्या पास होने लगी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कितनी पास हो रही? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब स्फीयर में से पास होने लगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना आपकी समझ में आया? बोलिए, इतना समझ में आया? कि अगर हम एक चार्ज को एनक्लोज्ड कर दे, तो एनक्लोज्ड सरफेस में से क्या पास होने लगेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed। कितना फ्लक्स पास होगा इस स्फीयर में से? 1 upon epsilon naught times of total charge inside the sphere। ये लॉ किसने दिया था? गॉस। तो गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज किसी सरफेस से एनक्लोज्ड हो जाए, पैक हो जाए। So whenever a charge is present inside a closed surface, then the electric flux passing through the surface will be 1 upon epsilon naught times of total charge. That is phi equal 1 upon epsilon naught times of। ये है गॉस लॉ, जिसे आज हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन? आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर। दूसरी चीज, व्हाट इज सॉलिड एंगल? एंगल मेड बाय सरफेस एरिया। तीसरी चीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through the surface
is called electric flux. What is Gauss law? If charge is present inside a closed surface, then the electric flux passing through the closed surface will be 1 upon epsilon naught times of charge. Clear? अब इसे करते हैं हम प्रूफ। बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर इंटीग्रल ई डॉट डी। डॉट हटाएंगे तो इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। अब बेटा ये चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलिए। 1 upon 4 pi epsilon naught q by r। क्लास की शुरुआत में ही बताया था चार्ज इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इनटू में क्या चल रहा है? डी ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, वही एक फॉर्मूला जो मैंने कहा था एक ही जगह काम आएगा। इतना इस डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह आएगा डी ओमेगा। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। ईमानदारी से बताइए, इंटीग्रेशन आप सबको आता है? मैं पहले भी आपको ऑफलाइन क्लास में सिखा चुका हूं। देखिए, इनमें से किसी की भी शक्ल ओमेगा से नहीं मिल रही, मतलब ये सारे क्या है? कांस्टेंट। तो ये सब कहाँ आ जाएंगे? बाहर। अपनी भाषा में कहा जाए तो ये सब कौन है? रिश्तेदार। सब रिलेटिव्स को निकाल दो बाहर। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर। इंटीग्रल डी ओमेगा। इंटीग्रल डी ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा। जब अंदर पेशेंट ना हो तो डॉक्टर ही पेशेंट बनता है। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। बेटा ओमेगा की वैल्यू अभी अभी सिखाई थी, क्या होती है? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो कुल मिला के प्लस पाई क्या आ गया? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही था हमारा गॉस लॉ।